नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं संशोधित आयकर विधेयक 2025 की। जी। ये वो कानून है जो भारत के 60 साल से भी ज्यादा पुराने 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेने वाला है। हाँ बिल्कुल, एक बहुत बड़ा बदलाव है ये। बिल्कुल। और जहां तक मुझे याद है, फरवरी 2025 में एक बिल आया था पहले। हाँ, वो ओरिजिनल बिल था, पर उसमें फिर संसदीय प्रवर समिति मतलब सेलेक्ट कमेटी के कुछ सुझाव आए और थोड़ी ड्राफ्टिंग की भी दिक्कतें थी शायद। अच्छा। तो उसे 8 अगस्त को वापस ले लिया गया और अब ये संशोधित रूप ये 11 अगस्त को फिर से पेश हुआ है। ओके, तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है, जैसे सरकारी दस्तावेज है, कुछ रिपोर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स की बातें हैं, जी। उनके आधार पर हम कोशिश करेंगे समझने की कि इस नए बिल में आखिर बदला क्या है। हाँ। और उसका मतलब क्या है हम सबके लिए। हाँ। सुना है कि मेन मकसद तो कानूनों को आसान बनाना है, जो कमियां हैं उन्हें ठीक करना है। और हाँ, आज की जो डिजिटल दुनिया है उसको भी ध्यान में रखना है। सही। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इसकी बनावट मतलब स्ट्रक्चर ही बदल गया। अच्छा। पुराने एक्ट की जगह अब एक नया कोड है। इसमें धाराएं कम हैं। पहले वाले में लगभग 800 से ज्यादा थी, इसमें अब करीब 536 हैं। अरे वाह। और कोशिश ये भी है कि भाषा थोड़ी आसान हो समझने में। आसान भाषा और कम धाराएं, ये तो सुनने में ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। और मैंने सुना है मूल्यांकन वर्ष की जगह अब कर वर्ष यानी टैक्स ईयर जैसा कुछ आ रहा है। जी हाँ, एक टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट लाया गया है असेसमेंट ईयर की जगह, और साथ ही वो जो फेसलेस असेसमेंट और अपील है, हाँ, बिना ऑफिसर से मिले ऑनलाइन टैक्स असेसमेंट। हाँ, वो अब परमानेंट हो जाएगा, मतलब वही डिफॉल्ट तरीका होगा। ये तो प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने वाले कदम लग रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें वो जो संसदीय प्रवर समिति का जिक्र किया था हमने, हाँ। उनकी भूमिका काफी अहम रही है। समिति ने काफी सुझाव दिए थे और उनमें से ज्यादातर मतलब करीब 285 सुझावों को इस नए बिल में शामिल किया गया है। 285? हाँ। ये तो काफी ज्यादा है। अच्छा, और एक बात जो काफी चल रही थी, वो एक नियम था कि अगर रिटर्न देर से भरा तो टीडीएस रिफंड नहीं मिलेगा। हाँ, वो विवादास्पद क्लॉज था। उसका क्या हुआ? वो हटा दिया गया है? हाँ, अच्छी खबर ये है कि समिति की सिफारिश पर उसे हटा दिया गया है। अच्छा। तो ये यकीनन बहुत से टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत की बात है। अब देर से फाइलिंग की वजह से रिफंड अटकने का डर नहीं रहेगा। ये तो वाकई अच्छी खबर है। अच्छा, और दूसरे बड़े बदलावों में कैपिटल गेन्स को लेकर कुछ नया है, खासतौर पे ये जो आजकल क्रिप्टो वगैरह चलता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा क्लैरिफिकेशन है। क्रिप्टो और एनएफटी जैसी जो वर्चुअल डिजिटल संपत्तियां हैं, मतलब वीडीएस, हाँ। उनको अब साफ तौर पर पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन्स के तहत लाया गया है। उनकी गणना के नियम भी सुव्यवस्थित किए गए हैं। तो मतलब टैक्स को लेके जो एक अनिश्चितता थी वो खत्म हो गई। हाँ, उम्मीद तो यही है। सरकार के लिए रेवेन्यू का रास्ता भी साफ होगा और इन्वेस्टर्स को भी पता होगा कि टैक्स कैसे लगना है, बस रिकॉर्ड सही रखने होंगे। समझ गई। और टैक्स में जो कटौतियां और छूट मिलती हैं, उनका क्या सीन है? देखिए, यहाँ थोड़ा मिला जुला असर है। कुछ पुरानी छूटें हैं वो धीरे धीरे खत्म की जाएंगी, फेज आउट होंगी। अच्छा। और कई सारी कटौतियों को एक साथ मिला दिया गया है, कंसोलिडेट किया गया है। लेकिन हाँ, कुछ चीजों पर ज्यादा स्पष्टता है, जैसे मकान संपत्ति से जुड़ी कटौतियां, नगर पालिका टैक्स, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और स्टैंडर्ड डिडक्शन पर भी स्थिति साफ की गई है। तो कह सकते हैं कि शायद कुछ फायदे कम हो पर प्रोसेस आसान हो सकता है। शायद। और हाँ, धर्मार्थ ट्रस्टों मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए पिछले ड्राफ्ट के मुकाबले कुछ राहतें हैं। जैसे कुछ खास तरह के कैपिटल गेन्स को फिर से इन्वेस्ट करने की छूट उन्हें दी गई है, जो पहले हटाने का प्रस्ताव था। ओके। और एक और बात बिजनेस वर्ल्ड में काफी चर्चा में थी, एलएलपी पर एएमटी यानी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लगाने की बात थी। जी हाँ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पर। वो प्रस्ताव भी हटा दिया गया है? हाँ, क्या वो प्रस्ताव इस संशोधित बिल का हिस्सा नहीं है, तो ये एलएलपी के लिए अच्छी खबर है। ठीक है। साथ ही पेंशन कम्यूटेशन पर जो टैक्स ट्रीटमेंट और कटौती का कंफ्यूजन था, उसे भी स्पष्ट किया गया है। अच्छा, और एक छोटा सा कंफ्यूजन था शायद, दंड ब्याज को लेकर। एडवांस टैक्स कम भरने पर 3% महीने का ब्याज। नहीं, वो दरअसल एक ड्राफ्टिंग की गलती थी। अच्छा, गलती थी? हाँ, उसे शुद्धि पत्र मतलब कोरेजेंडम के जरिए ठीक कर दिया गया है। ब्याज पहले की तरह ही 1% प्रति माह ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब वो 3% वाली बात गलत थी। अच्छा, तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो डिजिटल फाइलिंग और ई वेरिफिकेशन पर जोर है। बिल्कुल। टैक्स चोरी रोकने के नियम और सख्त हुए हैं, जिसमें डिजिटल संपत्ति की तलाशी और जब्ती भी शामिल है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। तलाशी और जब्ती के अधिकार अब डिजिटल संपत्ति तक भी बढ़ाए गए हैं। ओके। और विवाद सुलझाने के लिए भी नई योजनाएं हैं। जी। तो इसका असर तो फिर व्यक्तियों, व्यवसायों, क्रिप्टो निवेशकों, एलएलपीज, ट्रस्ट्स सब पर पड़ेगा? हाँ, करीब करीब सभी टैक्स पेयर्स पर। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि बजट 2025 में जो टैक्स दरें घोषित हुई थी
उनमें कोई बदलाव नहीं है। ये महत्वपूर्ण है। तो ये बिल रेट्स नहीं बदल रहा। नहीं, ये बिल मुख्य रूप से भाषा को सरल बनाने, प्रक्रिया सुधारने और जो फीडबैक मिला था समिति से और स्टेक होल्डर्स से, उसको शामिल करने पर केंद्रित है। ये कोई बड़ा पॉलिसी चेंज नहीं है टैक्स रेट्स के मामले में। समझ गई। तो अब आगे क्या? ये लागू कब तक होगा पूरी तरह से? अब देखिए, इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, फिर इससे जुड़ी अधिसूचनाएं यानी नोटिफिकेशंस जारी होंगे और नियम वगैरह CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जारी करेगा। अच्छा। उसके बाद ये पूरी तरह से लागू होगा। टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी होगा कि ई-वेरिफिकेशन और जो भी नई समय सीमाएं हों उनका ध्यान रखें। ठीक है। तो कुल मिलाकर कोशिश तो सरलीकरण की है, लेकिन एक सवाल फिर भी मन में आता है। क्या सवाल? यही कि दशकों से चली आ रही हमारी टैक्स प्रणाली इतनी जटिल रही है, तो क्या वाकई एक नया कानून उसे पूरी तरह से सरल बना सकता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नया तथाकथित सरल कोड भी भविष्य में अपनी ही कुछ नई अनपेक्षित चुनौतियां और व्याख्या के मुद्दे खड़े कर दे? ये एक बहुत जायज सवाल है। वक्त ही बताएगा कि ये सरलीकरण कितना कारगर होता है या फिर इसमें नई पेचीदियां निकलती हैं। देखना वाकई दिलचस्प होगा।